बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। व्यूअर्स ऑलरेडी हम सीरियल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 को डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 3 को। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंचती रहे। ऑर्डर 3 जो है ये मुकम्मल तौर पर इम्तिहानात के नुक्ता नज़र से इतना अहम नहीं है। इसमें से जो सवाल आ सकता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और बकाया का हम सरसरी जायजा ले लेते हैं। देखिए ऑर्डर 3 में से जो सवाल आ सकता है वो ये आ सकता है कि प्लीडर कौन होता है और प्लीडर की अपॉइंटमेंट कैसी होती है। प्लीडर कौन होता है इसका जवाब तो आप सेक्शन 2 के क्लॉज 15 के तहत लिख के आ सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 2 का जो 15 क्लॉज है ये प्लीडर की डेफिनेशन को डिस्कस करता है, जिसके मुताबिक प्लीडर से मुराद ऐसा शख्स है जो दूसरे शख्स को अपनी तरफ से कोर्ट में प्लीड करने के लिए अपॉइंट करे, जो कि वकील भी हो सकता है, एडवोकेट भी हो सकता है और अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकता है। प्लीडर कौन होता है उसके लिए ये जवाब ही काफी है कि हर वो शख्स प्लीडर हो सकता है जिसको दूसरा शख्स अपॉइंट करे अपनी तरफ से अदालत में प्लीड करने के लिए, जिसमें वकील, एडवोकेट और अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट शामिल हैं। प्लीडर कौन होता है ये तो उसका जवाब हो गया। अब प्लीडर की अपॉइंटमेंट कैसी होती है उसके लिए हम ऑर्डर 3 का रूल 4 देखेंगे, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर से मुतल्लिक है। यानी कि इस ऑर्डर 3 में रूल 4 जो है ये इंपॉर्टेंट है। रूल 4 को एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं, लेकिन एज ए लास्ट स्टूडेंट आपको पूरे ऑर्डर का पता होना चाहिए। अगर हम रूल 1 की बात करें तो 3 चीजें आपने ज़हन में रखनी है: अपीयरेंस, एप्लीकेशन और एक्ट। यानी कि कानून के तहत अगर कोई पार्टी रिक्वायर्ड है कि वो कोर्ट में अपीयर हो, एप्लीकेशन दे या एक्ट करे, तो ऐसी पार्टी कानून के तहत खुद ही कोर्ट में आ जाए और अपीयर हो, या फिर पार्टी इस चीज के लिए अपनी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को भेज सकती है, या फिर इस चीज के लिए जो पार्टी है वो ऑर्डर नंबर 3 के जो रूल 4 है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर से मुतालिक, इसके तहत अपनी प्लीडर को अपॉइंट कर सकती है। लेकिन इसमें एक चीज बताई गई है, एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी कि किसी और नाफिजुल अमल कानून के तहत अगर उसमें प्रोवाइड हो कि ऐसी पार्टी खुद ही अदालत में पेश होगी, अपनी जगह किसी और को पेश नहीं कर सकती, तो ऐसी सूरत में उसको खुद अदालत में पेश होना पड़ेगा एक्ट करने के लिए, अपीयरेंस करने के लिए और यहाँ एप्लीकेशन देने के लिए। यानी कि किसी नाफिजुल अमल कानून के तहत ऐसी शर्त रखी गई हो कि सिर्फ पार्टी खुद आके अदालत में पेश होगी, तो उसकी तरफ से ना ही प्लीडर और ना ही रिकॉग्नाइज्ड एजेंट अदालत में पेश हो सकता है। यानी कि किसी और नाफिजुल अमल कानून के तहत पार्टी पर ऐसी पाबंदी ना हो कि वो खुद ही अदालत में पेश हो, तो वो अपनी तरफ से किसी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट या फिर प्लीडर के जरिए अदालत में पेश हो सकती है। इसी ऑर्डर 1 में मजीद तफसीलन बताया गया है प्रोवाइजो में कि अगर कोर्ट चाहे तो वो किसी पार्टी को डायरेक्ट कर सकती है, को हदायत दे सकती है कि वो खुद अदालत में आकर इन पर्सन पेश हो। तो ऐसी सूरत में उस पार्टी को इन पर्सन खुद अदालत में आकर पेश होना पड़ेगा। अब रूल नंबर 1 में आपको क्या पता चला? इसमें आपको पता चला कि जो पार्टी है, चाहे वो प्लेंटिफ है, चाहे वो डिफेंडेंट है, चाहे वो मुद्दई है, चाहे वो मुद्दाले है, वो खुद ही अदालत में जाकर अपने मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से किसी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को ऑथोराइज कर सकते हैं, या फिर ऐसा मुद्दई या मुद्दाले ऑर्डर 4 के तहत किसी प्लीडर को अपॉइंट कर सकते हैं। और प्रोवाइजो से आपको पता चला कि कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि पार्टी जो है आज खुद अदालत में आकर अपीयर हो। रूल नंबर 2 में बताया गया है कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कौन होता है। पहले नंबर पे वो शख्स रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हो सकता है जिसको किसी पार्टी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी हो। पावर ऑफ अटॉर्नी से मुराद किसी शख्स को अपनी तरफ से अपॉइंट कर देना कि तुम मेरी तरफ से फला 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 काम जो है अदालत में करोगे। यानी कि तुम अदालत में अपीयर भी हो सकते हो, एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो और मेरी तरफ से एक्ट भी कर सकते हो। पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी शख्स को दिया जा सकता है, और जिस शख्स को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है उसको हम कहेंगे ये रिकॉग्नाइज्ड एजेंट है।
एक तो ये हो गया कि जिसको पावर ऑफ अटर्नी दिया हो, और एक सूरत हाल इस तरह हो सकती है कि जो पार्टीज हैं वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं रहती, यानी कि कोर्ट की इख्तियार समात में उनकी रिहाइश नहीं है, और जो सूट फाइल किया गया हो वो किसी तजारत या कारोबार से मुतलिक हो जो कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता हो। और ऐसी सूरत हाल में अदालत के इख्तियार समात में कोई ऐसा एजेंट भी वहां पे मौजूद ना हो जो कि पार्टी के बिहाफ पे अदालत में आकर एक्ट करे, अपीयर करे या एप्लीकेशन दे सके। तो ऐसी सूरत हाल में वो शख्स जो कि किसी कारोबार को, किसी तजारत को पार्टी के नाम से चला रहा हो, तो ऐसा शख्स भी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट मुकर्रर हो सकता है। तो रूल नंबर 2 के मुताबिक एक तो पावर ऑफ अटर्नी जिसके हक में हो वो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हो सकता है, और एक वो शख्स हो सकता है जो कि पार्टी के नाम पर वहां पे तजारत या कारोबार कर रहा हो। और ऐसा शख्स भी तभी पेश हो सकता है जब पार्टी के बिहाफ पर कोई एजेंट जो ऑथोराइज हो वो अवेलेबल ना हो, यानी कि जब पार्टी या उसका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ना रहते हों, तो जो शख्स उस पार्टी का वहां पे बिजनेस चला रहा है, कोई ट्रेड कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, तो ऐसा शख्स अगर उस अदालत के इख्तियार समात में आता है तो ऐसा शख्स पार्टी के बिहाफ पर अदालत में पेश हो सकता है। अब एक और शख्स भी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हो सकता है जिसका जिक्र मैं करता चलूं और जो कि आपके ज़हन नशीं होना चाहिए। ऐसे रिकॉग्नाइज्ड एजेंट का जिक्र सेक्शन 85 में मौजूद है। पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड फॉर रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट। सेक्शन 85 के मुताबिक ऐसा शख्स जो कि हुकूमत की तरफ से खास तौर पर अपॉइंट किया गया हो ताकि वो किसी फॉरेन रूलर की तरफ से उसके केस को डिफेंड करे या प्रोसिक्यूट करे, तो ऐसा शख्स भी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट तस्वर होगा। यानी कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट में सेक्शन 85 भी आ जाता है कि हुकूमत खास तौर पर किसी शख्स को इस बात पे मुकर्रर करे कि वो किसी फॉरेन रूलर की तरफ से किसी केस को प्रोसिक्यूट करे या डिफेंड करे। तो व्यूअर्स, रूल नंबर 2 में हमें बताया गया है कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कौन कौन हो सकता है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 हम इस वीडियो के एंड पे डिस्कस कर लेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं रूल नंबर 4, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। प्लीडर की अपॉइंटमेंट कैसे हो सकती है। व्यूअर्स, जैसा कि वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें से एक सवाल ऐसे बन सकता है कि प्लीडर कौन होता है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। प्लीडर कौन होता है ये तो आपके सेक्शन 2 के क्लॉज 15 में डिफाइन किया गया है। इसके बाद ऑर्डर 3 का रूल 4 बताता है कि प्लीडर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। रूल नंबर 4 का जो पहला सब रूल 1 है वो कहता है कि कोई भी प्लीडर किसी शख्स के लिए कोर्ट में कोई एक्ट नहीं करेगा जब तक कि ऐसे प्लीडर को उस शख्स के लिए अपॉइंट ना कर दिया जाए, और ऐसी अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट इन राइटिंग के तहत होनी चाहिए। यानी कि कोई शख्स, कोई प्लीडर किसी दूसरे शख्स की तरफ से अदालत में उसकी तरफ से पेश नहीं हो सकता जब तक कि उसको किसी डॉक्यूमेंट इन राइटिंग के तहत अपॉइंट ना कर दिया जाए। अब डॉक्यूमेंट इन राइटिंग क्या है, जिसको हम वकालतनामा कहते हैं। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उससे वकालतनामा साइन करवाते हैं। अब उस वकालतनामे के ऊपर या डॉक्यूमेंट इन राइटिंग के ऊपर साइन कौन करेगा? या तो वो शख्स करेगा जो कि उसमें पार्टी है, या उसका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट करेगा, या फिर ऐसा शख्स साइन करेगा जिसको प्लीडर अपॉइंट करने के लिए पावर ऑफ अटर्नी दी गई हो। यानी कि जब तक किसी प्लीडर को बाज़ाब्ता तौर पर इन राइटिंग अपॉइंट ना कर दिया जाए तब तक वो प्लीडर अदालत में उस शख्स की तरफ से पेश नहीं हो सकता, और ये अपॉइंटमेंट होगी वकालतनामा साइन करवा के। अब इस वकालतनामे पे साइन कौन करेगा? वो शख्स खुद कर सकता है, या उसका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कर सकता है, या फिर ऐसा शख्स कर सकता है जिसको किसी पावर ऑफ अटर्नी के तहत इख्तियारात दिए गए हों। रूल 4 के सब रूल 4 में बताया गया है कि जब ऐसा वकालतनामा साइन हो जाए तो उसको अदालत में फाइल करना होता है। सब रूल 2 में बताया गया है कि सब रूल 1 के तहत जो प्लीडर की अपॉइंटमेंट की गई है वो कब तक रहेगी? तब तक रहेगी जब तक कि कोर्ट उसको डिनाई ना कर दे, या फिर जब तक क्लाइंट मार ना जाए, या फिर जब तक प्लीडर ना मार जाए, या फिर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है वो क्लाइंट की हद तक एंड ना हो जाए। अब इसमें जो मैंने आपको बताया है कि प्लीडर की जो अपॉइंटमेंट है वो तब तक खत्म नहीं होती जब तक
जो क्लाइंट के हाथ तक प्रोसीडिंग अदालत में जारी है उसका खात्मा ना हो जाए। अब ये जो प्रोसीडिंग है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं इसकी तफसील बताई गई है सब रूल 3 में। सब रूल 3 में ये बताया गया है कि सूट की प्रोसीडिंग में वो चीजें में इंक्लूड हैं। दावा में अगर कोई ऑर्डर आया हो, कोई डिग्री आई हो, तो उसके रिव्यू के लिए अगर आपने एप्लीकेशन फाइल करनी हो तो ये भी इसमें इंक्लूड है। यहाँ फिर सेक्शन 144 या 152 ऑफ सीपीसी के तहत किसी डिग्री या ऑर्डर में एप्लीकेशन फाइल करनी हो तो वो भी आपकी सूट की प्रोसीडिंग में इंक्लूड है। और अगर सूट में कोई ऑर्डर आया हो, कोई डिग्री आई हो तो उसके खिलाफ अपील करनी हो तो ये भी सूट की प्रोसीडिंग में इंक्लूड होगा। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि किसी सूट की प्रोसीडिंग के दौरान कोई रकम अदालत में दाखिल की गई हो तो उसकी वापसी के लिए जो दरख्वास्त दी जाती है वो भी इसमें शामिल है। या फिर किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी हासिल करने के लिए अगर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी हो तो वो भी इसमें इंक्लूड है। या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि केस की सुनवाई के दौरान अदालत में दाखिल किया गया हो तो उस डॉक्यूमेंट को वापस लेने के लिए जो एप्लीकेशन दायर की जाएगी या फिर जो एक्ट किया जाएगा वो भी इस प्रोसीडिंग में शामिल है। रूल 4 के सब रूल 4 में बताया गया है कि अगर कोई ऐसा शख्स हो जो कि अपना नाम वगैरह ना लिख सकता हो और वो अपनी तरफ से कोई प्लीडर अपॉइंट करे और उस अपॉइंटमेंट पे वो अपनी दस्तखत की बजाय अपना निशान अंगूठा लगाए तो ऐसी सूरत में हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि जो निशान अंगूठा है इसकी तस्दीक की जाए उस शख्स के जरिए जो कि दूसरे शख्स को अपनी तरफ से प्लीडर मुकर्रर कर रहा है। वो ऐसी जो तस्दीक की जाएगी वो उन्हीं तरीकों के जरिए की जाएगी जो कि हाई कोर्ट के उस आर्डर के जरिए स्पेसिफाइड किया गया हो। सब रूल 5 में बताया गया है कि जब किसी शख्स को एज ए प्लीडर मुकर्रर किया जाए तो वो उस वक्त तक अदालत में प्लीड नहीं करेगा जब तक कि वो अदालत में मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस फाइल ना करे। और मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस पे तफसील दर्ज होगी जिसमें पार्टी का नाम होगा, यानी कि दोनों पार्टीज का नाम होगा, फलां वर्सेस फलां, फलां बनाम फलां, और उस पार्टी का नाम होगा जिस पार्टी की तरफ से वो अदालत में पेश हो रहा है। अगर मुद्दई है तो मुद्दई का नाम होगा, मुद्दली है तो मुद्दले का नाम होगा, और उस शख्स का नाम भी लिखा जाएगा जिस शख्स ने ऐसे प्लीडर को अपॉइंट किया हो। यानी कि एक तो दोनों पार्टीज का नाम लिखा जाएगा, दूसरे नंबर पे उस शख्स जिस शख्स की तरफ से वो मुकदमे की पैरवी करके अदालत में पेश हो रहा है उस शख्स का नाम लिखा जाएगा, उस शख्स का नाम लिखा जाएगा जिसने उसको ये करने के लिए ऑथोराइज किया हो। अब प्रोवाइजो में मजीद बताया गया है कि अगर ऐसा शख्स जो कि एज ए प्लीडर मुकर्रर हो पार्टी की तरफ से वो अपनी तरफ से किसी दूसरे प्लीडर को उस पार्टी के बिहाफ पर मुकर्रर करे तो उस प्लीडर के ऊपर ये जो बातें हमने पढ़ी हैं सब रूल 5 में, नेम ऑफ पार्टीज, किसकी तरफ से अपीयर हो रहा है और किसने उसको प्लीडर मुकर्रर किया, ये जो बातें हमने सब रूल 5 में पढ़ी हैं ये उस पर अप्लाई नहीं होगी। यानी कि अगर कोई प्लीडर किसी दूसरे प्लीडर को पार्टी के लिए अपने बिहाफ पे, यानी कि इसमें बताया गया है कि जब कोई पार्टी किसी प्लीडर को मुकर्रर करती है वो प्लीडर चाहे कि वो कोई दूसरा प्लीडर मुकर्रर करे जो कि ऐसी पार्टी के बिहाफ पे अदालत में पेश हो तो ऐसा करने के लिए उसको सब रूल 5 के तहत जो शराइत हैं उन पर अमल करने की जरूरत नहीं होती। अब रूल 4 हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे रूल 3, रूल 5 और रूल 6। रूल 3, सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, यानी कि किसी पार्टी का कोई रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हो उस पे किसी प्रोसेस को सर्व किया जाए तो वो इतनी ही इफेक्चुअल होगी जैसा कि वो उस पार्टी को खुद सर्व की गई हो। यानी कि जब किसी पार्टी को समन भेजना मकसूद हो और समन उस पार्टी के बजाय उसके रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को भेजा जाए तो इतना ही इफेक्टिव होगा जैसे कि वो उस असल पार्टी को भेजा गया हो, अनलेस दी कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट। लेकिन साथ ही इसमें कहा गया है कि अगर कोर्ट डायरेक्ट करे, हुक्म जारी करे कि समन की जो तामील है वो उसी पार्टी को की जाए तो ऐसी सूरत में उसी पार्टी को समन भिजवाए जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अदालत ने नोटिस का आर्डर जारी किया और ए और बी के दरमियान में केस चल रहा है, जो बी है जो वो डिफेंडेंट है उसका जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट है वो है सी। अगर ए समन सी को भेजता है तो इतना ही इफेक्टिव होगा जैसा कि वो बी को भेजा गया है।
इसी तरह अगर बी डिफेंडेंट ए जो कि प्लेंटिफ है उसके रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को कोई समन भेजता है और उसकी तामील होती है तो उस तामील को इसी तरह समझा जाएगा जैसे कि ए ने खुद उस समन की तामील की हो। रूल 3 के सब रूल 2 में बताया गया है कि जब किसी पार्टी को समन भेजा जाता है तो उस समन भेजने से रिलेटेड जो प्रोविजंस होते हैं वो प्रोविजंस का इतलाक उसके रिकॉग्नाइज्ड एजेंट पे भी होगा। यानी कि अगर उसके रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को प्रोसेस सर्व किए जा रहे हैं यानी कि समन भेजे जा रहे हैं तो उस पर भी वही प्रोविजन का इतलाक होगा जो कि उसके असल पार्टी पर होता है। जैसा कि डिफेंडेंट पर प्रोसेस के सर्व के सिलसिले में जो प्रोविजन दिए गए हैं वो आर्डर नंबर 5 में दिए गए हैं। इसी तरह रूल नंबर 5 में आपने इतना ख्याल रखना है कि जो प्लीडर है उसको अगर प्रोसेस की सर्व की जाती है यानी कि समन की तामील की जाती है तो इतना ही इफेक्चुअल होगा जैसे कि वो असल पार्टी को भेजा गया हो। यानी कि सूट की जो पार्टी है जिसको प्लीडर रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा ही समझा जाएगा जैसे सूट की पार्टी ने उसकी तामील की हो जब तक कि कोर्ट कुछ और डायरेक्ट ना कर दे। रूल नंबर 6 में सिर्फ ये कहा गया है कि रूल नंबर 2 के तहत जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स थे यानी कि जिन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स का जिक्र किया गया था रूल नंबर 2 के तहत तो इन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स के अलावा कोई और ऐसा शख्स जो कि अदालत की इख्तियार समात में रहता हो तो ऐसे शख्स को एजेंट के रूप में उस प्रोसेस की तामील के सिलसिले में अपॉइंट किया जा सकता है। यानी कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के अलावा आप किसी और शख्स को कोर्ट के समन की तामील के सिलसिले में अपॉइंट करना चाहते हो तो वो आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो शख्स अदालत की इख्तियार समात के अंदर रहता हो। ऐसा शख्स एजेंट के रूप में सर्विस ऑफ प्रोसेस को एक्सेप्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ऐसी जो अपॉइंटमेंट होगी वो इन राइटिंग होगी और उसको कोर्ट में फाइल किया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।